ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है नेपाल की घटनाएं और भारत की चिंता। आप सभी नेपाल में जो घटनाएं हुई उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि कैसे 8 सितंबर के बाद वहाँ पर हिंसक आंदोलन हुए और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से भागना पड़ा। कई राष्ट्रपति भवन से लेकर के सरकारी भवन जलाए गए, प्राइम मिनिस्टर का मकान जलाया गया और वहाँ की सबसे शानदार जो होटलें सब जला दी गई। माने एकदम भयंकर जो गुस्सा फूटा वहाँ पर नेपाल में, उन सब से आप वाकिफ़ हैं। प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा, कई मंत्रियों को भागना पड़ा, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ा और बाद में 3 दिन बाद में शांति हुई। उसके बाद जो वहाँ नए प्राइम मिनिस्टर का ने शपथ भी ले ली है। ये सारी घटनाएं आपके सामने हुई, लेकिन देखना है कि ये घटनाएं हमारे देश के कई देशों में आसपास, देखिए बहुत दूर मत जाइए, बांग्लादेश में देखिए। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में आरक्षण नीति को लेकर के वहाँ युवकों में बहुत गुस्सा हुआ और वहाँ पर हिंसक घटनाएं घटी और प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पर हसीना थी उनको जाकर दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। लंका में देखिए, श्रीलंका में मार्च 2022 में आर्थिक संकट का विरोध करते हुए वहाँ युवक काफ़ी आए और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ कि राष्ट्रपति भवन के अंदर लोग घुस गए और राष्ट्रपति को जान बचाकर भागना पड़ा। तो भारत के तीन पड़ोसी राज्यों में ये घटनाएं घटी आगे पीछे। महत्वपूर्ण बात यह है, खासकर नेपाल के बारे में हमारी दिलचस्पी या हमारी चिंता इसलिए है कि नेपाल हमारा सिर्फ बॉर्डर स्टेट ही नहीं है, बल्कि नेपाल से हमारे संबंध भाईचारे के संबंध है, जिसको हम बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध हमारा। हमने कभी नेपाल को, भारत की जनता ने कभी दूसरा देश नहीं समझा। हम लोग लगता है कि हालांकि एक कंट्री तो है ही, सार्वभौमिक देश है, वो सॉवरेनिटी का कंट्री है। और नेपाल के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, कि नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा। हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, हम पर मुगलों ने राज किया, लेकिन नेपाल पर वहाँ के शासकों ने या राजाओं ने राज किया। नेपाल कभी भारत की तरह गुलाम नहीं हुआ। नेपाल के लोग योद्धा हैं, लड़ना जानते हैं। तो आज इस पर वो बातचीत करेंगे कि नेपाल में जो घटनाएं घटी अचानक कैसे घटी और माने हालांकि उसमें 51-52 लोग मर गए, बड़ी दुर्घटना हुई, नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो घटना हुई 2-3 दिन के अंदर हुई, लेकिन इतना बड़ा उथल पुथल वहाँ कैसे हो गई, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। भारत की चिंता है भारत के लिए, चूँकि हमारा पड़ोसी देश ही नहीं है, हमारे बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, क्या संबंध है, इस पर बातचीत करेंगे। और उसके लिए हमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाया है। मैं सबसे पहले आपसे उनको रूबरू करूँ, आपसे उनका परिचय कराऊँ। मेरे एकदम दाएं बैठे हैं नेपाल के ही नागरिक है, लेकिन अभी कलकत्ते ही रहते हैं बहुत वर्षों से, श्री रामायण धमाला नेपाली, उनका नाम ही है रामायण नेपाली। और ये प्रवासी नेपाली संघ जो भारत है के सचिवालय के सदस्य है और पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। एकदम माने भारत में रहते हैं, लेकिन उनका नेपाल के साथ संबंध भी है, जानते भी नेपाल के जो लोग रहते हैं, उनकी एसोसिएशन, नागरिक एसोसिएशन के एक प्रमुख हैं। उनके पास ही बैठे श्री रामनारायण झा, हिंदी के साहित्यकार हैं और नेपाल के मामले में दिलचस्पी रखते हैं। उनके पास ही बैठे जनाब आफ्ताब साहब, जो कौमी एकता मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए हम अपनी बात की शुरुआत रामायण धमाला नेपाली साहब से करते हैं, जिनके बारे में कहता है कि वो मूलतः नेपाल के ही नागरिक हैं, कलकत्ते में काफ़ी वर्षों से बस गए हैं। उनकी पैदाइश तो नेपाल की है, लेकिन कलकत्ते में बसे हुए हैं और आते जाते रहते हैं नेपाल में। धमाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राकृतिक रूप से चूंकि नेपाल के आप हैं और नेपाल के साथ आपके आना जाना रहता है, भले आप नेपाल भारत के नागरिक नहीं हो, ये जो घटनाएं घटी नेपाल में, आपको ऐसा लगता था कि ये घटनाएं घट सकती हैं? ऐसा आपको अनुमान था क्या पहले कभी, या ये घटनाएं आपके लिए भी आश्चर्यजनक है? और ये घटनाओं के बाद में जो 2-3 दिन वहाँ पर एकदम भयंकर हिंसा हुई और सब कुछ हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा वगैरह वगैरह हुआ, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नेपाल के नागरिक होने के नाते आपकी चिंता क्या है नेपाल को लेकर के,
और अब चूंकि नेपाल में एक सरकार बन गई है, अंतरिम सरकार बन गई है, उसने शपथ भी ले ली है, मार्च में चुनाव भी होंगे। अब आपको क्या लगता है भविष्य में क्या होने जा रहा है? हमारे श्री रामायण धमाला नेपाली। जिस तरह से 8 तारीख को सवेरे एक यूथ फोर्स का जेएनजी ग्रुप बोल जाते हैं, जो उमेर समूह से होते हैं, उनका जो आंदोलन निकला, माइती घर मंडला बोल के वहाँ से आंदोलन करने का वहाँ सिस्टम ही दिया हुआ है। वहाँ से तो जो जुलूस निकला है, ये उनका प्लान था। उन्होंने बोला है, उनका लीडर्स ने बोला है कि माइती घर मंडला से लेके के वो लोग संसद भवन को पूरा राउंड करेंगे, राउंड करके दोबारा माइती घर मंडला में ही जाके शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। उनका विक्षोभ था कि सरकार के कुछ भ्रष्टाचार, कुछ बेथितियाँ के विरुद्ध में उनका ये जुलूस था, ये प्रदर्शन था। उनका ये मकसद नहीं दिखता कि अभी जितने क्षतियाँ हुई है उस टाइप से शायद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन बीच में वो कहते हैं कि हम सबको देखने को मिला, बीच में बहुत लोग घुसे, कई तो मोटरसाइकिल वाले घुसे। तो उन जो बीच में घुसे उन लोगों के कारण से उनको, इन लोगों बच्चों को उकसाया, सब होकर के इतना बड़ा कांड हुआ। ये कांड नहीं होना था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके लिए हम लोग सब दुखी हैं। और जो बच्चे उसी दिन स्पोर्ट में 19 जन और अभी जाते तो 50-51 का खबर आ गया जिनका भी देहांत हुआ। सबको तो श्रद्धा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हम यही कहना चाहते हैं। ऐसा कोई अनुमान नहीं था जी कि ऐसी घटना हो सकती है, ऐसा अनुमान नहीं था। अब हो गया घटना होने का कारण मुझे 2-3 तो कारण लगता है। हालांकि मैं 40 वर्षों से कलकत्ता में हूँ, नेपाल के मैं कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक विश्लेषण मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक नेपाल को लेकर के व नेपाल को लेके थोड़ा बहुत तो ध्यान रखते ही है। इसमें मुझे ये लगता है कि जो नेताओं, जो बड़े पार्टियों के नेता, चाहे हम ओली जी को लें कि देववा जी को लें, कांग्रेस के लीडर को, या प्रचंड जी को लें, उन लोगों का ये था कि जो भी कुछ है हम लोग ही हैं, म्यूजिकल चेयर की तरह घूम फिर के हम लोग ही हैं। जनता के पक्ष में बा कोई कहते हैं, कुछ सुनने उनने का इन लोग का सिस्टम बहुत कम हो गया था। एक तो ये कारण था कि ये परिस्थिति सामने आई। और कितने बात सही है, सच है, नहीं है, जो घुसपैठ, जो आंदोलन के अंदर में घुसपैठ हुआ, एक तो स्पष्ट पर देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो 30 साल के ऊपर के किसी को उसमें जाना ही नहीं था, यंग जनरेशन का ही था, जेएनजी ग्रुप बोल रखे थे, वहाँ एक एज लिमिटेशन था। फिर भी पार्टी के कई लीडर्स जाकर के रवि लामिछाने को रिहा कराए। देखा जाता है ना, वहाँ तो पार्टी के लोग गए। तो और चीज़ देखी जाती है कि क्या बोलें, नाम लेके बोलें कि ना बोलें, ऐसे लीडर हैं जो देश में, वो आप चाहे अच्छे कामों के नज़र में उनको गिना जाता है कि खराब कामों के नज़र में जहाँ से भी पकड़े उनका नाम सबसे पहले आता है। उनका पते नहीं, आंदोलन से पहले वो गायब है, आंदोलन से पहले वो गायब है। इसका मतलब प्लान कहाँ से हो रहा है हम लोग आराम से समझ सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि ये अमेरिका का खेल था, भारत का खेल था, ये था वो था। ये विदेश का खेल अपने एक देश के अंदर में किसी का कोई चाहत हो सकता है कि भाई वो गद्दी में ओली ना रहें, चाहे देववा ना रहें, चाहे प्रचंड ना रहें, चाहे कोई रहे, किसी का चाहत, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है। मगर बाहर का जो खेल है, वो अंदर वाला अगर इंटेलिजेंट मजबूत हो तो बाहर का खेल क्या करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत बड़ा खेल था, बाहर का कोई सपोर्ट हो सकता है। अब रहा कि अब क्या होगा। अभी तो 2 दिन के अंदर ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, जो नहीं होना था। संसद भवन को जलना, सुप्रीम कोर्ट को जलना और सिंह दरबार को जलना, ये बहुत बड़ी घटना है। इतिहास में ये किसी ने किसी सोचा भी नहीं था होगा, आगे कभी हो भी ना, कैसे पूर्ति होगी पता नहीं। अब जो भी हो, एक कानूनविद जो पहले प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं, वो किसी पार्टी के नज़दीक हैं, ऐसा नहीं लगता। ऐसी लेडी को प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से बैठाया गया, 6 महीने के तो उनको इलेक्शन करवाना है। अब सवाल रह गया मेरे मन में जो आता है जी, कि प्राइम मिनिस्टर तो सुशीला कार की बैठ गए, लेकिन उनका जो मिनिस्ट्री जो बोर्ड होगा वो कैसा होगा, इस पर बहुत कुछ मायने रखते हैं। वो कैसा होगा, वो जो जेएनजी ग्रुप के लड़के, हम उन लोगों को अनावर के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका जोश हो सकता है, वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अनुभव तो उनका नहीं है ना। तो अनुभवी लोग कितने बैठते हैं और जोश वाले लोग कितने बैठते हैं, इस पर निर्भर करता है। इस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि सुशीला कार्की जी को कहेंगे कि वहाँ के विज्ञ बोलेंगे, जेएनजी ग्रुप को बोलेंगे कि एकदम होशियारी से बुद्धि लगा के अपना जो अभी जो है, जो इलेक्शन वाला करने वाला ही सरकार क्यों ना हो, इस बीच में बहुत कुछ करने का ज़रूरत है। संविधान को करेक्शन करने का ज़रूरत है। अगर संविधान करेक्शन नहीं होता है तो बहुत काम वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। ये संविधान मरा तो है नहीं,
जो 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 इस आज से 10 साल पहले का संविधान मरा तो है नहीं, इसी संविधान के ऊपर ही सब कुछ करना है। जो करेक्शन करना है, तुरंत कई चीज़ करेक्शन नहीं होते हैं तो भी सरकार आगे नहीं बढ़ेगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ चुनौतियाँ अभी है, चुनौती खत्म नहीं हुई है, आगे संभल के बढ़ना है। जहाँ तक हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल की घटना और भारत की चिंता, स्वाभाविक है, भारत एक पड़ोसी देश है, इस पड़ोसी देश के जनता को, अपने पड़ोसी देश के जनता की समस्या के ऊपर चिंता करनी चाहिए, चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सत्ता में जो है वो कितने चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं, चाहे कहीं की भी सत्ता हो, उनकी अलग चैप्टर रहती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन जनता तो हम सब एक हैं। हम खुद कहते हैं कि आज हम आप बर्न और नेपाल में जन्मा हूँ, लेकिन 40 साल से तो यहाँ हूँ, आस्ते आस्ते तो भारतीय होते चले जा रहा हूँ। मेरा यहीं शादी विवाह हुआ, मेरी बच्चे यहीं हुए, बच्चे का यहीं शादी विवाह हुआ, यहीं सब कुछ है। अब हम चिंता नहीं करें तो कौन करेगा? तो इसी तरह भारत की जनता भी चिंता कर रही है, चिंता स्वाभाविक है। तो आगे हम कहेंगे कि अच्छे बीते, बढ़िया हो, या और ऐसा मोमेंट का कोई ज़रूरत ना पड़े, यही कहेंगे जी। श्री रामायण धमाला नेपाली साहब ने कहा कि वहाँ पर जो आंदोलन था शांतिपूर्ण, डेमोक्रेसी में शांतिपूर्ण आंदोलन होते हैं, हमारे देश में भी बहुत हुए हैं, नेपाल में इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं। उनको ये कतई अनुमान नहीं था कि ये हिंसक हो जाएगा। उनके जो नेतागण थे उनको पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं था। और जो हमारे नेपाल के कुछ नामधारी लोग हैं, जो उनका नाम आता है नॉर्मली इस तरह के आंदोलन में, वो लोग गायब थे वहाँ। वो लोग और आंदोलन में 1-2 दिन बाद में एक आंदोलन हुआ, और होते ही लोग डिमोस्ट्रेशन कर रहे तो कुछ लोग उसमें घुस गए अंदर में। उनके बारे में हम नहीं जानते कौन थे वो। 1-2 घंटे में ही घुस गए, आपका कहना ठीक है, 1-2 घंटे में घुस गए और वहाँ पर फिर तोड़फोड़ हिंसक शुरू हुआ। शुरुआत हिंसक नहीं हुई, लेकिन बाद में उसको उग्र बना दी कुछ लोगों ने वहाँ पर घुस करके। अब वो कौन लोग थे, किनके प्रचारक थे, अब कई तरह की बातें होती है। कोई बोलता है चीन का हाथ था, कोई बोलता है अमेरिका का हाथ था, कुछ भारत का हाथ भी बताते हैं, लेकिन कहना मुश्किल है, अभी हम नहीं जानते हैं। वर्तमान में वहाँ पर अभी नॉर्मल के होने की खबर है कि नॉर्मल है, अभी कोई बड़ी हिंसक घटना अभी नहीं घटी है। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है वो कुछ अनुभवी लोगों को लेगी, उनके साथ काम करेगी, किनको लेगी, कौन रहेंगे। संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए, कि संविधान अगर वही का वही रह गया तो फिर कोई नेपाल में सुधार ही नहीं होगा। संविधान तो अमेंडमेंट होता ही है, हमारे देश में भी अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे यहाँ। और जो चुनौतियाँ हैं वो है कि वापस शांति ही नहीं। अब इतनी बड़ा जो नुकसान हुआ नेपाल में, इतना बड़ा नुकसान कौन पूरा करेगा, कैसे उनकी पूर्ति होगी। कुछ सर्वाइवल की कई चीज़ें सर्वाइवल है, फूड स्टफ है, बाकी चीज़ है। इंडिया की भी चिंता स्वाभाविक है, हमारा पड़ोसी देश है, इंडिया के साथ हमारे मधुर संबंध रहे हैं हमेशा, इसलिए उनका भी चिंता होनी स्वाभाविक है। इसलिए ये सारी बातें अब आने वाले दिनों में कैसे क्या होगा उनकी हम देखेंगे, ऐसा कहना है रामायण धमाला नेपाली साहब का। हम उनकी बातों से बहुत काफ़ी हमें जानकारी मिली है। खासकर हमको ये जानकारी मिली कि शुरुआत कोई अहिंसक नहीं थी, लड़के अपने से क्षोभ होता है लड़के कर रहे थे, लेकिन बाद में अचानक वो हिंसक हो गए 2 घंटे के अंदर ही। ये चिंता की बात है। वो लोग कौन थे, किन्होंने इसको आंदोलन, देखने की बात है। हो सकता है आने वाले समय में इसकी कुछ जानकारी मिले। इस प्रकार हमने नारायण धमाला नेपाली सुनेगा, बाकी प्रतिभागियों से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम पर चर्चा कर रहे हैं नेपाल की घटनाएं एवं भारत की चिंता। और ब्रेक में जाने के पहले नेपाल के नागरिक श्री रामायण धमाला नेपाली जी ने, जो बहुत वर्षों से कलकत्ता में ही बस गए हैं लेकिन है मौलिक रूप से नेपाल के ही नागरिक हैं, उन्होंने कई बातें बताई। इनमें मुख्य रूप से बात थी कि आंदोलन वहाँ पर यूथ ने किया, वो शुरू में अहिंसक था, बाद में 2 घंटे बाद ही कुछ लोग अंदर घुस गए उसमें, उनके आंदोलनकारियों के साथ हो गए और ये आंदोलन हिंसक हो गया, जिससे नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब आने वाला समय में कैसे होगा, कैसे इसकी पूर्ति होगी, और हमारी जो सरकार बनेगी उस पर कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वो किसी पार्टी की नहीं है, किसी पार्टी के नेता नहीं है,
तो किस लोगों को लेकर के सरकार बनाएगी वो देखने की बात है, आने वाला समय बताएगा। तो रामायण धमाला जी की बात के बाद हम श्री रामनारायण झा जो हिंदी के साहित्यकार हैं और चूँकि वो मैथिल प्रदेश के हैं जो नेपाल से लगता है, क्योंकि हमारी भारत की नेपाल की सीमा 1700 किलोमीटर के आसपास है और हमारे 3 प्रांत की सीमा नेपाल से मिलती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, 5 यूपी और उत्तराखंड। 5 पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम भी है, सिक्किम। इतनी है सीमा हमें मिलती है, 17 किलोमीटर है। और नेपाल के भी 23 जिले हैं वो हमारे सीमा के साथ मिलते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी सीमा हमारे साथ है, हमारे संबंध भी हैं। तो रामनारायण झा जी से मैं चाहूँगा कि वो हमें बताएं, रामनारायण जी, कि आप इन सारी घटनाओं के बारे में, चूँकि आप बड़े नज़दीक हैं नेपाल के, वैसे भी हमारे मैथिल प्रदेश है जहाँ की जानकी थी, जनकनगर, एक सेंटिमेंटली भी आप नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे। आइए सर्वप्रथम नमस्कार। आज का जो यह विषय है नेपाल की घटना और भारत की चिंता, यह बहुत सामयिक प्रश्न है और बहुत ही मुख्य प्रश्न है, क्योंकि नेपाल और भारत, जैसा आपने कहा, राजनीतिक रूप से हम 2 राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन हम सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, साहित्यिक रूप से हम आपस में ऐसे मेल बंधन में बंधे हुए हैं कि हम उसे अलग राष्ट्र के रूप में नहीं देख सकते। सीमाएं की जहाँ तक बात है, 5 राज्यों की जहाँ तक आपने वर्णन की, उसकी सीमाएं भारत से लगती है, जिसमें बिहार का जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है। खासकर मिथिला क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा ही हैं, और मिथिला का जो हमारा धार्मिक सांस्कृतिक जो धरोहर है, माँ जानकी की जनकपुरी, जनक जी का जनकपुर, वह तो नेपाल में ही पड़ता है, जनकपुर धाम जिसे हम कहते हैं। और सीतामढ़ी जो बिहार का बॉर्डर, जो भारत का एक ज़िला है, बिहार का राज्य है और भारत का एक ज़िला है सीतामढ़ी, वहाँ माँ जानकी का जन्म हुआ। तो इस तरह प्राचीन समय से ही एक ऐसा भावनात्मक और धार्मिक मेल बंधन नेपाल के साथ है, जो हम वहाँ इस प्रकार की जो घटना घटी हैं, इसको सोचकर बहुत दुखी हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि नेपाल वैसे भी एक खूब संपन्न राष्ट्र नहीं है, और उसमें इस तरह का घटना होना, इतनी बड़ी क्षति होना और वहाँ के लोगों में जन आक्रोश का सृजन होना, ये दुखद घटना है। और इस पर हम भारतवासी, प्रत्येक भारतवासी इसके लिए चिंतित हैं और आशा करते हैं इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान होगा। जहाँ तक कारण की बात है, तो जेहेतु नेपाल में 17 साल से वहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। पहले राजसत्ता थी, तो राजसत्ता से को हटाने के लिए आंदोलन हुए, उग्र आंदोलन हुए। 2006 में ज्ञानेंद्र राजा थे, उनके विरुद्ध में भी आंदोलन हुआ। लेकिन जब वहाँ लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में जो साधारण आम नागरिक होते हैं, उसकी बड़ी आशा होती है कि अब हमारा सरकार आया और हमारे समस्याओं का समाधान सुचारू रूप में हो जाएगा। लेकिन वहाँ ये 17 साल में ऐसा देखने में आया है कि सबसे पहले राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो जैसा कि सुनते हैं 13 बार सरकार बदली है। तो
लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता साधारण आदमी को पसंद नहीं होता है। अगर सरकार बनती है तो एक समय के लिए चले, तो और इस सरकार यदि अस्थिर सरकार होगा तो जनता का काम नहीं होगा। तो वहाँ के जो समस्या का जो अभी जो समस्या की शुरुआत हुई है उसमें 3-4 कारण हमारे समझ से हैं। सबसे पहला तो राजनीतिक जो वहाँ राजनीतिक वर्ग के लोगों में अनास्था, अविश्वास साधारण आम नागरिक का। और दूसरा, जेहेतु लोकतंत्र का रीढ़ होता है क्लीन लीडरशिप या क्लीन राजनीति व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ राजनीति व्यवस्था, इसका वहाँ अभाव दिखना। तीसरा, यहाँ का इस बार का आंदोलन युवाओं के हाथ में था। युवा वर्ग किसी भी आंदोलन को उग्र रूप में ले जाते हैं और यह स्वाभाविक है, उनके हाथ का आंदोलन एक शक्तिशाली टेम्पररी क्राउड का रूप ले लेता है। इसीलिए वह आंदोलन इस तरह से ये हुआ। चौथा कारण वहाँ ये हुआ जो सोशल मीडिया को बैंड करना। सोशल मीडिया आज के समय एक वाक स्वाधीनता का बहुत बड़ा क्षेत्र है और लोकतंत्र में वाक स्वाधीनता एक मूलभूत अधिकार के रूप में पब्लिक को मिला हुआ है। अगर हम वाक स्वाधीनता के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था अगर सत्ता सरकार करती है तो साधारण आदमी उग्र हो जाता है। वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ, सोशल मीडिया बैंड कर दिए गए। लोग को कोई समाचार, किसी से बात, अपने संबंधियों से विदेश में रहते हुए अपने वहाँ रहते, कोई इस तरह का जो समस्या क्रिएट हुआ तो युवा वर्ग उग्र हो गए। ये लोकतंत्र में जो समाचार को बैंड करने का एक हमारे यहाँ भी घटना घटा, जो जेपी आंदोलन उस समय इस तरह का हुआ था। जो जेपी आंदोलन का जो उग्र आंदोलन हुआ उसका भी एक कारण था, जो यहाँ भी समाचार पत्र को और दूसरे माध्यम को एक सेंसरशिप में लगा दिया गया था। तो यही कारण वहाँ भी हुआ और इस तरह से आंदोलन बहुत उग्र रूप लेकर के, और जो वहाँ जो क्षति हुआ है उसमें खास करके युवाओं का बहुत बड़ा हाथ था, जो इस आंदोलन को एक विध्वंसक रूप में ले गए थे। आज 4 दिन के बाद में कुछ वहाँ सामान्य स्थिति हुई है। यह एक शुभ संदेश है कि वहाँ एक महिला, विदुषी महिला जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रखती हूँ, उनके हाथ में सत्ता आई है, वो उन्हें पीएम बनाया गया है और वे हम लोग आशा कर सकते हैं एक शांति सुव्यवस्थित सरकार का वे संचालन करे, संविधान के अनुसार एक सरकार आवे वहाँ। हम भारतवासी एक इसी प्रकार का एक नेपाल के लिए एक व्यवस्थित शांतिपूर्ण सरकार हो, इसकी आशा करेंगे। वहाँ के लोगों में एक शांति व्यवस्था कायम सके और नवयुवक और साधारण आदि में आस्था का निर्माण कर सके, एक स्वच्छ सरकार दे सके, यह आशा हम कर सकते हैं। श्री रामनारायण झा जी ने बात को आगे बढ़ाया। जो धमाला जी ने, रामायण धमाला जी ने जो बात जहाँ छोड़ी थी उसको आगे बढ़ाया उन्होंने कहा कि वहाँ से 17 साल से वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राजशाही के विरुद्ध भी आंदोलन वहाँ पर पहले हो चुके हैं। इसका मतलब जनता वहाँ चाहती है कि लोकतंत्र हो। राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। लोकतंत्र से ही वहाँ पर आशा है और लोकतंत्र वहाँ स्थापित भी हो गया है। लेकिन जो लोकतंत्र से लोगों को उम्मीद है, जनता को, आम आदमी को उम्मीद होती है कि हमारी सरकार है लोकतंत्र का, उम्मीद से अगर उम्मीद नहीं पूरी होती है तो फिर वो उग्र हो जाती है। तो वही वहाँ पर हुआ।
राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वास था, सब राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वास था। वहाँ पोजीशन का भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का भी घर जलाया गया है, संसद में जहाँ पर सारी पार्टियां मिलकर बैठ के बात करती हैं वो भी जलाया गया है। तो इससे लगता है कि वहाँ राजनीतिक पार्टियों के साथ लोगों की आस्था खत्म हो गई वहाँ पर। और वहाँ पर जो सोशल मीडिया को बैन किया तो उससे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो यंग लोग अपनी बात करते थे, कहते थे, वो एक साथ बैन करना 26 सोशल मीडिया को, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा वो आग में घी का काम किया उन्होंने। और सोशल मीडिया को खैर उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन तब तक आग जल चुकी थी, तब तक चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति आई है वहाँ पर, जो अभी जो सरकार बनी है, जो सुशीला क्रमिक जो सरकार बनी, वो किसी पार्टी की नेता नहीं है। हमको उम्मीद है कि वहाँ पर अभी जो नेपाल में जो चुनाव, मार्च में चुनाव होगा, फिर वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी, उसके बाद सामान्य स्थिति होगी। तब तक सामान्य स्थिति रहे, लोग अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करें और ऐसी सरकार बने वहाँ जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। हमको उम्मीद है, और भारत की चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने भी कहा कि हम हर व्यक्ति, हमारे सिर्फ सरकार ही नहीं चिंतित है, भारत का हर व्यक्ति चिंतित है नेपाल के लिए, क्योंकि हमारा संबंध ही उनके साथ ऐसा है कि हम नेपाल के व्यक्तियों को विदेशी नहीं मानते हैं, हम अपना ही भाई मानते हैं उनको, और है भी। इतिहास देख लीजिए, भौगोलिक रूप से भी हम भाई हैं, इतिहास के हिसाब से भाई हैं। ये कहना है श्री रामनारायण झा जी का, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो मिथिला प्रदेश के हैं, जहाँ से जानकी जी का जन्म हुआ, उन उस प्रदेश से हैं, इसलिए वो एक नेपाल के लिए सोचते हैं। एक स्वाभाविक रूप से उनके नेपाल के प्रति उनको एक हमदर्दी भी है, नेपाल के उनकी धड़कन में बसा हुआ नेपाल। इस प्रकार हमने रामायण धमाला जी से बात की, रामनारायण झा जी से बात की। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं नेपाल की घटनाएं एवं भारत की चिंता। और ब्रेक में जाने के पहले श्री रामनारायण झा ने भी कई बातें बताई, चूँकि वो मिथिला प्रदेश के हैं तो उनका एक भावनात्मक संबंध रहा है नेपाल के साथ, नेपाल के लोगों के साथ में। उन्होंने कई बातें हमारे सामने रखी और उन्होंने ये उम्मीद प्रकट की कि अब वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो 17 साल चल रही थी उसमें एक व्यवधान आया, वापस लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, एक अच्छी सरकार बनेगी जो जनता की मांग, खासकर युवकों की मांग को समझेगी और वहाँ पर एक अमन चमन स्थापित होगा। यही भारत भी चाहता है कि वहाँ एक अच्छी सरकार बने और सब अमन चमन हो, शांति बनाए रखे, कि वहाँ अशांति से हमारी भी अशांति होती है। आइए हम बात करते हैं हमारे जो तीसरे जो हमारे प्रतिभागी जनाब आफ्ताब अहमद खान से। अहमद का बारे में बताया कि वो राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के मंच से जुड़े हुए हैं और हमारे देश में कौमी एकता के लिए काम करते हैं। आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में जो घटनाएं घटी उसको मेरे ख्याल से आप अपने हिसाब सोचते होंगे। आप राष्ट्रीय हमारी जो देश की एकता है उसमें ये जो सारा मामला है कहाँ जा कर के रुकता है, कहाँ खड़ा होता है वहाँ। हमारी राष्ट्रीय एकता में नेपाल की घटनाओं का क्या सामंजस्य है, क्या है, और नेपाल की घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अब नेपाल में आपको क्या उम्मीद है कि क्या होगा। इन तीनों के बारे में संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। श्री आफ्ताब अहमद खान। सर, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया और हमारे एक साथी ने भी कहा कि हिंदुस्तान और नेपाल देखने में तो दो देश है, लेकिन आत्मा से एक ही देश है। चूँकि दोनों का मज़हब एक है, संस्कृति एक है, ज़बान का फ़र्क तो मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें उस तरह, वो नेपाली भी एक ज़बान है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें नेपाल की, तो जैसा कि आपने कहा कि यह कौम कभी ग़ुलाम नहीं रही। 1768 में जब नेपाल ने अपना एक्सपेंशन करना चाहा तो एंग्लो नेपाल एक एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद एक सरहद बन गई जो आज हमें नेपाल के रूप में दिखती है। और नेपाल अपने तौर पर वहाँ बादशाहत कायम हुई, वो बाद में कायम हुई, लेकिन बादशाहत तो कायम हुई, एक ख़ानदान वहाँ राणा ख़ानदान था
जिसने 100 साल तक बादशाह को पीछे रखकर मुखौटा रानागा था, और वो जुल्म जबर सितम जो हो सकता था उसने किया और नेपाली अवाम को बुरी तरह निचोड़ा। बाद में राणा के खिलाफ बगावत हुई और बादशाहत फिर वापस आई। इस बीच में एक जोग्राफिकल एक जो नेपाल का है वो 3 हिस्से में बटा हुआ है नेपाल। एक तो हिमाल का इलाका है जो हिमालयन रीजन में है, दूसरा माउंटेनियर इलाका है जिसमें काठमांडू वगैरह आते हैं, जिसमें तराई भी है और पहाड़ी भी है, और तीसरा जो वो तराई का इलाका है जिसको मधेसी इलाका हम कहते हैं। इस प्रोटेस्ट में आप देखेंगे कि मधेसी इलाके में कोई एक्टिविटी नहीं है, और जो हिमाल का इलाका है वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। ये सारी एक्टिविटी जो है वो माउंटेनियर रीजन में है जो काठमांडू के आसपास का इलाका है। ठीक है, चूँकि आबादी भी वहाँ ज़्यादा है, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे दफ्तर भी वहाँ हैं, इसलिए वहाँ एक्टिविटी भी ज़्यादा है। गुर्बत का आलम यह है कि हिमाल के इलाके में पहाड़ पर लोग रहते हैं, वो पहाड़ी कहलाते हैं, और अगर एक गांव से आपको दूसरे गांव जाना हो तो 1500 फीट नीचे उतरना पड़ता है, फिर 1500 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है। मतलब एक छोटे सामान लाने के लिए, एक बात करने के लिए, एक ये कम्युनिकेशन के लिए इतना पिछड़ा वो इलाका है। खैर, उससे बहस नहीं। अब हम आते हैं मौजूदा जो प्रोटेस्ट वहाँ हुआ उस पर। देखिए, 1996 से 2006 तक मौज तहरीक वहाँ चली, प्रचानंद उसको लीड कर रहे थे, और बाद में एक समझौता, वो बहुत सी विदेशी ताकत भी उसमें लग गई, जैसे यूएन लग गया उसमें, यूरोपियन यूनियन उस ज़माने में तो नहीं था लेकिन सारे लोग लग गए, और उसका इनिशिएटिव इंडिया का था कि एक म्यूचुअल कराया जाए बादशाह के साथ और मऊ के साथ। तो इस तरह 2006 में एक सेटलमेंट हुआ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि इंडिया, अमेरिका और दूसरे कंट्री प्रचानंद को टेररिस्ट घोषित कर चुके थे, लेकिन वही प्रचानंद वहाँ का बड़ा नेता बना, हुकूमत में आया और 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर बना। तो थोड़ा सा पॉलिसी का कहीं पर घालमेल तो था। खैर, और आगे बढ़ते हैं। 2008 में प्रचंड के बारे में जी, 2008 में जब बादशाहत ख़त्म हुई और डेमोक्रेसी के नाम पर एक नई लहर वहाँ चली, तो 17 साल में 14 प्राइम मिनिस्टर वहाँ बदले गए। 10 महीना, 14 महीना, 12 महीना ऐसा, बल्कि द्योबा अब नेक्स्ट आने वाले थे, पहले से सेटलमेंट था। और करप्शन और मिसमैनेजमेंट इतना था कि पूछे मत। उसके भोगी हम भी हैं, हम भी जानते हैं हमारे क्या होता है, लेकिन इससे ज़्यादा नेपाल में था। ठीक है, यूथ के अंदर एक कश्मकश था, इसलिए कि वहाँ नौकरी नहीं थी, साधारण आदमी, महंगाई बहुत थी, साधारण आदमी त्राई कर रहा था। लेकिन एक स्लोगन बहुत खामोशी से चल रहा था, जिस पर हमारे घमाला साहब ने शायद ध्यान नहीं दिया, कि आम लोगों के बीच में वहाँ एक प्रोवर्ब चल रहा था कि तुम्हारा बेटा गाड़ी में, हमारा बेटा खाड़ी में। खाड़ी गल्फ जो गल्फ कंट्री है, इसलिए कि वहाँ नौकरी नहीं है, तो लोग गल्फ चले जा रहे हैं। तकरीबन 4 लाख रुपए की वहाँ आमदनी हो जाती है, और उससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यूक्रेन और रशिया के जंग में हिस्सा लेने के लिए रशिया जा रहे हैं, जहाँ उनको 4 लाख रुपये सैलरी मिलती है। जा तो रहे हैं बहुत तेज़ी से, उसी हिसाब से कॉफिन में वापस भी आ रहे हैं। तो एक अंदर एक लावा पक रहा था, और वो लावा जो है जेन जी के नाम पर फटा। इसमें अब ज़रा सा एक जुमला थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन बोलना मेरे लिए यहाँ ज़रूरी है कि हमारे यहाँ इंडिया में एक NSA है, उसके नीचे में 4 डिप्टी NSA हैं, लेकिन श्रीलंका में इतना बड़ा पलट हो गया, पता नहीं चला। बांग्लादेश में इतनी बड़ी पलट हो गई, पता नहीं चला। नेपाल में एक्टिविटी होगी, जबकि नेपाल से हमारा रूहानी रिश्ता है, स्पिरिचुअल रिलेशन है, लेकिन पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं हम भी गच्चा खा गए। इस बीच में 2015 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो आपको याद है कि प्रोटेस्ट हुआ था, ब्लॉकेड हुआ था मधेसी इलाके में। चूँकि मधेसियों को पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था
कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए एक प्रोटेस्ट हुआ और पीछे से हमारी सरकार भी उसमें शामिल थी उस आवाज़ को उठाने में। तो मधेसी ब्लॉकेड का बहुत नुकसान नेपालियों को उठाना पड़ा। खैर बाद में वो सेटलमेंट भी हो गया। लेकिन एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट अहम बात है कि नेपाल के आइन में 308 आर्टिकल है, बना उसमें यूरोपियन भी थे, अमेरिकन भी थे, इंडिया की टीम भी थी, लोकल भी कुछ थे, लेकिन किसी एक आर्टिकल पर भी वहाँ के पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। एक होटल के कमरे में बैठकर पूरा का पूरा आर्टिकल बन गया। तो एक गुस्सा तो था, आवाम में एक पल्ला था, एक वेलकैनो बन रहा था जो अभी फट के आ गया। अब उसका इम्पैक्ट हमारी सरकार पर, हमारे समाज पर, हमारे ऊपर कितना पड़ेगा ये आगे देखते हैं। आफ्ताब साहब ने कई और इशारा किया उन्होंने अपनी घटनाओं का, तो जैसे हमने बताया सारी घटनाएं उनका थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ को जो वहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, हिमालयन क्षेत्र, एक उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है काठमांडू वगैरह जो है जो, और उसका फिर एक तराई क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र आपने बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जो घटनाएं घटी हैं वो आपके पहाड़ी क्षेत्र काठमांडू इनके इर्द गिर्द घटी है, बाकी कहीं कोई घटना विशेष घटी नहीं है, सारी चीज़ इनका है। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन 17 साल में 14 प्राइम मिनिस्टर वहाँ चेंज हुए। इसका मतलब अविश्वास लोगों में बना रहा कि साहब कोई प्राइम मिनिस्टर को हुआ नहीं हुआ ऊपर। और वहाँ पर जो मिसमैनेजमेंट एक जो उन्होंने बताया, वो बताया जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि वहाँ का यूथ है, यूथ में 2 तरह के यूथ हैं वहाँ, जो खाड़ी देश चले गए, जो रशिया में नौकरी करने चले गए, जो यूक्रेन में गए, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बाहर चले गए वो नौकरी करने के लिए, वो बाहर से पैसा भी कमाए। एक वहाँ का यूथ है जिनको कुछ भी नहीं मिला। तो जैसा वहाँ पर एक नया टर्म भी चला अभी, नेपो किड्स। एक तो था जेन जेड जो 1995 के बाद पैदा हुए, एक बार नेपो किड्स भी चला, जो मैं समझता हूँ शायद नेपोटिज्म से जो बढ़ा आगे। ये जो डिस्पैरिटी हुई, ये जो विषमता हुई वहाँ पर, इतने कि भाई हमारे वोट से चुने गए जो लोग थे उन्होंने हमको नेगलेक्ट किया, लेकिन अपने जो उनके जो बच्चे थे जो शासन में आए, जो प्राइम मिनिस्टर के या मिनिस्टर्स के जो बच्चे थे, उनके जो ऐशो आराम उनको मिला, वो उनके जो बाकी जो यूथ है उनमें एक सो नहीं पाए। एकदम माने गरीबी और अमीरी, ये कंप्लीटली एक भयंकर डिस्पैरिटी, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घटी। इनका कहने का अर्थ था ये घटनाएं यूथ नहीं, यूथ क्यों ही लीड क्यों लिए कि यूथ को एक तकलीफ हुई, यूथ में एक ताकत होती है अंदर में, वो अभिव्यक्त करता है, लड़ता है, लड़ सकता है, बूढ़ा आदमी नहीं लड़ता है। तो एक वहाँ पर पलटने की व्यवस्था को बदलने की एक कोशिश की उन्होंने। ये सारी बातें हमारे आफ्ताब ने बताई। हम बाकी और भी बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हम और पॉइंट भी बात करेंगे। और हमारा ये स्टेटमेंट, हमारा जो ये परिचर्चा है वो जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें नेपाल की घटनाएं और भारत की चिंता। और ब्रेक में जाने के पहले जनाब आफ्ताब ने कई बातें कही, उसके पहले रामायण झा जी और रामायण धमाला नेपाली जी ने भी अपनी अपनी बातें रखी। आप सबको बहुत बहुत आपने अच्छी बातें रखी। अभी जो बातें आई उठ करके, उसमें हम चाहते हैं रामायण धमाला जी, यूथ में एक डिस्पैरिटी है, विषमता। अगर हम धार्मिक जाएं तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? देयर इज ए डिस्पैरिटी। 5 गांव दे दो, हम किसी तरह बस नहीं, हम आपको 5 गांव का एक सुई की नोक की जगह भी नहीं देंगे। तो नेपाल में यूथ है, पढ़ा लिखा है, वहाँ का यूथ तो पढ़ा लिखा लोग है, और पढ़ा लिखा आदमी जब बगावत करता है तो बहुत कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है वहाँ का एक डिस्पैरिटी की सिचुएशन वहाँ पर यूथ में है क्या, जो आप फील तो करते होंगे उसको? क्या कारण है उसको? जो आपने कहा कुछ लोग आ गए बीच में, तो कौन थे वो लोग, क्यों आए वो लोग? पहले ही कहा कि यूथ का गुस्सा तो स्वाभाविक था, ठीक था, क्योंकि भैया लोग भी बोल चुके हैं
नेताओं जो मेन थे, मैंने उस टाइम 3 का नाम लिया और अभी मैं 3 में ही जाऊंगा, बाकी और भी हैं। ओली जी, देवबा जी और प्रचंड जी मेन हैं। उन लोगों का जो स्वभाव था, अभी भैया ने बोला कि वो ये दे करके कि हमारे बेटे खाड़ी में, तुम्हारे बेटे गाड़ी में, है ना। तो इस टाइप का तो परिस्थिति, सही बात है, ये गलत नहीं है, ऐसा हुआ है। भले ओली जी के बेटे नहीं है लेकिन सबों के हैं, तो ऐसा हुआ है। तो ये स्वाभाविक था गुस्सा होना। बट युवाओं का ये आंदोलन यहाँ तक पहुँचने का आंदोलन, इतना नुकसान करने का आंदोलन नहीं था, उन लोगों को सबक सिखाने का आंदोलन था। आंदोलन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है, वहाँ नहीं जाएंगे, समय भी शायद कम होगा। अब एक कारण वो, दूसरी कारण कि थोड़ी विदेशी हवा होनी चाहिए, हमें भी लगता है। देखिए वहाँ देखा गया पार्टी का ही मामला। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि एक पार्टी का लीडर जेल में है, तो ये आंदोलन के मूवमेंट के बीच में ही जाके उनको निकाला गया। वो उसमें से जो आंदोलनकारी यूथ एक भी नहीं है वहाँ, जो जेल तोड़ने गए हैं उनको निकालने गए हैं। देख लीजिए फोटो में सब कुछ आ रहा है, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लीडर हैं। तो आंदोलन में घुसपैठ कहाँ से हो सकता है, ये आराम से हम लोग अनुमान कर सकते हैं। और इतना बड़ा कांड हुआ, हमें भारत में कुछ पता नहीं चला, ऐसा बात हमें नहीं लगता। भारत की जनता को हो सकता है कम आकलन हुई होगी, लेकिन भारत की इतनी बड़ी अनुसंधान टीम है यहाँ पर, उन्हें पता नहीं चलने की बात हो नहीं सकता। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। नेपाल की तो इंटेलिजेंस फेलियर हुई ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन यहाँ की फेल होनी नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। अब जो भी हो, ये संविधान भैया जो कहे हैं, संविधान होटल में ही बना। संविधान बनने के लिए 4 साल लगे। एक बार इलेक्शन हुआ उस नहीं हो पाया, उसका दोबारा इलेक्शन हुआ, तब जाके हुआ है। काफ़ी बहस हुआ है, संविधान बहस होकर ही हुआ है, ऐसा बात नहीं है। फिर भी कमी रह गई होगी। अभी जो भी हुआ, अभी का मोमेंट में, अभी वाली परिस्थिति में संविधान का अमेंडमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज फिर समस्या समाधान नहीं होगा। संविधान की जो प्रारंभिक ये है वो सब ठीक है, लेकिन धाराएं बहुत कुछ चेंज करना जरूरी है। कल देखें आप लोग, हम लोगों ने सबने देखा कि सुशीला कार्की ने बोला पहले संविधान सभा का विघटन करो तभी हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। राष्ट्रपति कह रहे थे कि पहले तुम प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट डिसॉल्व किया फिर करो। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर समस्या है ना, तो अमेंडमेंट होना जरूरी है। आगे क्या होगा, आगे अगर अभी जो सुशीला कार्की जी बैठी हैं, हमने पहले भी कहा कि अब उनका टीम कैसा बनता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर टीम में गड़बड़ी हुई तो आगे भी खतरा है। हमें नेपाली जनता को सावधान होना बहुत ज़रूरी है, टीम सही बनना चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा, किसी का नाम लेकर देना शायद ठीक नहीं होगा। एक गुरुंग लड़के जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, सुबोध है ना, वो कर रहे हैं। उनकी एज है 36 साल। वो बहुत बड़े बड़े एनजीओ से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े एनजीओ से जुड़े हुए हैं, INGO से, नॉट एनजीओ, INGO से, इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। वो आकर के इस मूवमेंट में अभी लीडर बने हैं। क्या नाम बताया आपने? गुरुंग? हाँ, सुबोध गुरुंग का नाम शायद है, कंफर्म नहीं, अभी यहाँ है, मैं देख के आपको बता दूंगा। लेडी है कि जेंट है? जेंट्स है। जेंट्स, अच्छा। सुबोध गुरुंग, वो लड़के, सुबोध नहीं भी हो सकते, नाम अभी हम आपको कंफर्म करा देंगे। वो लड़के आज बहुत बड़े बड़े NGO से जुड़ा हुआ लड़का है वो, और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं करप्टेड लोग हैं। अगर ऐसा कोई शंका वाली बात हो, वही अगर पावर में जाए, कोई शंका वाली बात हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी। ये ZG ग्रुप, JNG ग्रुप, अभी जो यूथ हैं, अभी जो इतना बड़ा काया पलट किए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान होना जरूरी है। और उनका नेतृत्व अभी सुशीला कार्की जी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी होना जरूरी है। और पार्टियाँ, जो बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, जो पुरानी पार्टियाँ हैं, MLA, कांग्रेस, माओवादी, ये जो पार्टियाँ हैं, पार्टियों को तुरंत सुधारना जरूरी है। मैं ये सुझाव करना चाहता हूँ, तुरंत सुधारना जरूरी है। आज भी प्रचंड बोले कि हम ही पार्टी के हेड रहेंगे और सब कुछ चलाएंगे, अभी भी कोई KP ओली जी बोले कि हम ही हेड रहेंगे, सब चलाएंगे, तो पार्टी और उठने वाला नहीं है। और नेपाली जनता पार्टियों को नहीं चाहती है, ऐसी बात नहीं। पार्टियों को नहीं चाहती तो राजशाही को नहीं हटाती। नेपाली जनता पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम ही चाहती है, लोकतंत्र ही चाहती है। कोई स्वतंत्र लोग आए ऐसा नहीं है। रामनारायण जी, आप बताइए कैसे, माने जैसे सारी बातें आई, इनमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है संक्षेप में? नेपाल में यूथ का जो मूवमेंट है, असल में यूथ का मूवमेंट शक्तिशाली होता है, लेकिन वो टेम्पोररी शक्ति से भरा होता है। उसको एक चिंतनशील एक आइडिया मिले और चिंतनशील रास्ता मिले, जिस पर कि वो
एक सुचारू ढंग से संगठनात्मक तरीका से देश के विकास के लिए राजनीति का एक सुंदर ढांचा तैयार कर सके कि विदेशी शक्ति तो वहाँ है ही, सब देश में ही विदेशी शक्ति अपना कार्य करती है। और नेपाल तो चीन के साथ है, उधर अमेरिका भी है, इधर इंडिया भी है, सब राष्ट्र वहाँ अपने अपने जो उनके जो स्वार्थ हैं उनकी चिंता वो करते हैं और राजनीति में हस्तक्षेप करके चाहते हैं जो कि यहाँ का राजनीति इस तरह से चले। लेकिन इसमें आज यूथ जो उभरा है राजनीति को अपने हाथ में लेकर के एक ड्राइविंग फोर्स के तरह से वो जो चला है, उसको बहुत ही सोच समझकर अभी काम करना होगा। बिना पार्टी के तो सरकार बनेगा नहीं, पार्टीलेस गवर्नमेंट होगा नहीं, लेकिन वह पार्टी एक साफ सुथरा पार्टी हो, उसके अंदर एक ऐसा विचारधारा हो। इसके लिए वहाँ के यूथ को एक संगठनात्मक तरीका से आगे बढ़ना होगा और शांतिपूर्ण तरीका से एक विचारधारा लेकर के राजनीति को एक सुंदर गति देना होगा, जिससे कि जो समस्याएं हैं, वहाँ समस्याएं बहुत हैं, आर्थिक समस्याएं तो खैर बहुत ही हैं। वैसे वहाँ कहा जाए तो विकास के नाम पर ज़्यादा न कोई मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज, न कोई ऐसा कुछ व्यवस्था है, आर्थिक उत्थान बहुत कम है। तो इस सब तरीका से विश्वास आगे बढ़े, इसके लिए यूथ को बहुत सोच समझ करके और पुराने लोगों से मिल करके, उनके साथ मिल करके एक विचारधारा लेकर के स्वच्छ आस्थावान सरकार बने। इसके लिए वहाँ के यूथ को एक केवल आंदोलन तक ही नहीं सीमित होकर के इसमें पार्ट अदा करना होगा, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आइए जनाब आफ्ताब साहब, आप कैसे इसका समाप्त करेंगे, इस उपसंहार कैसे करेंगे, बहुत संक्षेप में 2 मिनट में। सर 1 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। पिछले दिनों काठमांडू में राजा को वापस लाने की तहरीक चली और उस तहरीक में, उस जुलूस में योगी जी की फोटो बड़ा बड़ा पोस्टर लेके लोग निकले। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये कि नारा लगे भारत माता की जय। दूसरी बात ये कि टेक्निकली कल मैं कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा था, टेक्निकली प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे। उसके लिए पार्लियामेंट को जीवित करना पड़ेगा और पार्लियामेंट ही डिसीजन लेगी कि इसको डिसॉल्व करना है। ये टेक्निकली मैं देख रहा था, पढ़ रहा था। तीसरी बात ये कि बार बार आ रहा है कि कार्की जी जो अभी नई पीएम बनी है वो कैसे काम करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में आसाम में 1986 में आंसू की तहरीक चली, बाद में उसी जवान लड़के निकले, एजीपी के नाम से उन्होंने हुकूमत बनाई और 5 साल हुकूमत चलाई। यूथ में इतनी ताकत है कि बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। नेपाल की घटनाएं एवं भारत की चिंता, इस बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के सबसे सामयिक ज्वलंत सवाल पर हमने बातचीत की और सारे जो मुद्दे इससे संबंधित थे, नेपाल की घटनाओं से संबंधित जो घटनाएं घटी और अब भविष्य में क्या हो सकता है, अतीत में नेपाल की क्या इतिहास रहा, उन सब पर हमने एक विहंगम दृष्टि डाली, चर्चा की, हमने उल्लेख किया उनका। हम बहुत आभारी हैं श्री रामनारायण धमाला नेपाली जी के, श्री रामनारायण झा के और जनाब आफ्ताब हुसैन साहब के, जिन्होंने इस परिचर्चा में आफ्ताब अहमद खान साहब से कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में अगर कोई राय रखते हों तो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है 37C शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमको ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।